नमस्कार, मैं आलोक सिंह आज फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के फार्मेसी एक्ट 1948 के अंतर्गत फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के फंक्शंस के बारे में आप लोगों के साथ कुछ डिस्कशन करने की कोशिश करूंगा। इसके पहले क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया था कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की क्या कॉन्स्टिट्यूशन और क्या कंपोजिशन है। आज हम लोग जानेंगे कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का क्या फंक्शंस है, इसे किस पर्पस के लिए बनाया गया है। हम लोग जान चुके हैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का मेन ऑब्जेक्टिव या मेन गोल है टू प्रोवाइड यूनिफॉर्म एजुकेशन थ्रू आउट इंडिया। और इस यूनिफॉर्म एजुकेशन को प्रोवाइड करने के लिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया क्या क्या फंक्शंस को परफॉर्म करता है, उन्हीं फंक्शंस के बारे में आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अपना क्लास ये स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ द फंक्शंस ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। जब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई गई तो इसे कुछ ड्यूटीज़ असाइन की गई और उन ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कुछ फंक्शंस से परफॉर्म करती हैं। और वो फंक्शंस हैं एजुकेशन रेगुलेशन, अप्रूवल ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अप्रूवल ऑफ एग्जामिनिंग बॉडी मीन्स approval of universities and boards, withdrawal of approval, recognition of other qualifications and central register। मीन्स फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की जितने भी फंक्शंस हैं उन सभी फंक्शंस को इन 6 हेडिंग्स के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, एजुकेशन रेगुलेशन, अप्रूवल ऑफ इंस्टीट्यूशंस, approval of examining body that is universities and boards, withdrawal of approval, recognition of other qualification and central register। अब जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टू प्रोवाइड यूनिफॉर्म एजुकेशन थ्रू आउट इंडिया, और उसके लिए सबसे पहले फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एक क्यूरिकुलम डेवलप करेंगी, जिस क्यूरिकुलम को इंडिया के हर एक यूनिवर्सिटीज़ और बोर्ड के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाएगा। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया उन इंस्टीट्यूशंस को भी रिकॉग्निशन देंगी या अप्रूवल देंगी जो इंस्टीट्यूशंस इन क्यूरिकुलम का स्टडी करवाने चाहते हैं या इन कोर्स को कंडक्ट करना चाहते हैं। यदि कोई इंस्टीट्यूट प्रॉपरली एजुकेशन लेवल को, एजुकेशन स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रहा है तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया उनके अप्रूवल को विड्रॉ कर सकती है। कोई भी पर्सन्स जिसके पास क्वालिफ़िकेशन है और वो क्वालिफ़िकेशन किसी ऐसे अथॉरिटी के द्वारा इशू की गई है जो इंडिया के बाहर की अथॉरिटी है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया उन क्वालिफ़िकेशंस को अप्रूवल या रिकॉग्निशन देती हैं। और सबसे लास्ट में जितने भी इंडिया के अंदर फार्मासिस्ट्स होंगे, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट्स होंगे, उन सभी का नाम एक रजिस्टर के अंदर एंटर करेंगी और उसका नाम होगा सेंट्रल रजिस्टर। और इन सारे ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने से एक यूनिफॉर्म एजुकेशन लागू होगा इंडिया के अंदर, इंडिया के हर एक इंस्टीट्यूट्स के द्वारा। मीन्स कोई भी इंस्टीट्यूट हो, किसी भी स्टेट में हो, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर हो, किसी भी बोर्ड्स के अंदर हो, वो उन्हीं क्यूरिकुलम को फॉलो करेंगी जो क्यूरिकुलम फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। और इस तरह से यह एक फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया यूनिफॉर्म एजुकेशन प्रोवाइड करेगी थ्रू आउट इंडिया फॉर वुड बी फार्मासिस्ट। तो अब हम लोग
इन्हीं फंक्शंस को, इन्हीं ड्यूटीज़ को डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। और उनमें जो सबसे पहला फंक्शन है दैट इज़ द एजुकेशन रेगुलेशन। ये जो एजुकेशन रेगुलेशन है मीन्स जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है वो एक एजुकेशन रेगुलेशन को डेवलप करेंगे, एजुकेशन रेगुलेशन को फ्रेम करेंगी। और जब वो एजुकेशन रेगुलेशन को फ्रेम करेंगी तो वहाँ कुछ पॉइंट्स को वो इंक्लूड करेंगी। सबसे पहला पॉइंट कि जिनका एडमिशन फार्मेसी कोर्स के अंदर लिया जाएगा उनके पास क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एडमिशन होने के बाद स्टूडेंट कितने समय तक एकेडमिक स्टडी, एकेडमिक पार्ट को कंप्लीट करेंगे इंस्टीट्यूशंस के अंदर। और जब एकेडमिक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तब वो कितने ड्यूरेशन के लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए किसी हॉस्पिटल को ज्वाइन करेंगे। और जो बोर्ड्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो किन किन सब्जेक्ट्स का एग्जामिनेशंस लेंगे। इंस्टीट्यूट्स कौन कौन से इक्विपमेंट्स और फैसिलिटीज़ स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करेंगे। हॉस्पिटल्स क्या क्या इक्विपमेंट्स एंड फैसिलिटीज़ ट्रेनी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा कि जो इंस्टीट्यूशंस फार्मेसी कोर्स को कंडक्ट करवा रही हैं उन इंस्टीट्यूशंस को क्या क्या कंडीशंस फॉलो करना है। और एग्जामिनिंग बॉडी जो एग्ज़ाम को कंडक्ट करेंगी वो किन किन कंडीशंस को फॉलो करेंगी। इन सभी के बारे में एक पॉलिसी, एक रूल्स, कुछ रूल्स फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया फ्रेम करेंगी और उसे हम लोग कहेंगे इट इज़ द एजुकेशन रेगुलेशन। यदि हम एजुकेशन रेगुलेशन को डिफाइन करना चाहें तो इसका डेफिनेशन होगा कि एजुकेशन रेगुलेशन इज मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन टू बी अ फार्मासिस्ट। कि जो फार्मासिस्ट बनना चाह रहा है उनके पास कम से कम क्या क्वालिफिकेशन या क्या नॉलेज या क्या एजुकेशन होना चाहिए, वही उन्हीं सभी चीज़ों का डिस्कशन इस एजुकेशन रेगुलेशन के अंदर किया जाता है। आप अपना एग्जाम्पल लेकर खुद समझ सकते हैं कि एजुकेशन रेगुलेशन क्या है। आपने एडमिशन लिया और आपको ये बताया गया कि आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन +2 होना चाहिए और +2 के आधार पर आपने फार्मेसी कोर्स में एडमिशन ले लिया। एडमिशन लेने के बाद अब आपकी ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग दैट इज़ द एकेडमिक ट्रेनिंग कि जिस इंस्टीट्यूट में आपने एडमिशन लिया वहाँ आप कितने समय तक स्टडी करेंगे। आपका जब स्टडी पीरियड कंप्लीट हो जाएगा फिर आप हॉस्पिटल में कितने समय के लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। जब आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट होगी और आपकी जब एकेडमिक ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है तो आपको एग्जामिनेशन में अपीयर होना होगा। और वो किस किस पेपर में आप अपीयर होंगे उन पेपर्स को इस एजुकेशन रेगुलेशन में दिखाया गया है। जिस इंस्टीट्यूट में आप स्टडी कर रहे हैं उस इंस्टीट्यूट के द्वारा कितने टीचर्स की क्या क्वालिफिकेशंस, कितने लेबोरेटरीज, क्लासरूम, इक्विपमेंट्स, फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी और ये इंस्टीट्यूट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इंस्टीट्यूट्स के ऊपर क्या क्या कंडीशंस हैं वो कंडीशंस इंस्टीट्यूट फॉलो कर रहा है। और इसी तरह जब आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न होगा, एग्जामिनेशन की जो एग्जामिनिंग बॉडी है उन्हें किन किन कंडीशंस को फुलफ़िल कर रही हैं और इन सभी चीज़ों को से आप गुजरते हुए आपका ये प्रोग्राम कंप्लीट होगा और उसके बाद आपको फार्मेसी की डिग्री या फार्मेसी का डिप्लोमा इशू कर दी जाएगी। तो इस तरह से हम लोगों ने ये जाना कि एजुकेशन रेगुलेशन क्या है। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि एजुकेशन रेगुलेशन क्या है। इट इज़ ए मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिफिकेशन टू बी अ फार्मासिस्ट। क्या क्या क्राइटेरिया है? मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन इन कोर्स, ड्यूरेशन ऑफ एकेडमिक
ट्रेनिंग, ड्यूरेशन ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। यदि हम डिप्लोमा की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हमारी है 500 आवर्स कवर्ड इन द 3 month। सब्जेक्ट्स ऑफ एग्जामिनेशंस, इक्विपमेंट्स एंड फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय इंस्टीट्यूट्स कंडक्टिंग academic program in pharmacy, institutes conducting exam, your examining body, the conditions to be followed by examining body। तो ये सारे conditions हैं, ये सारी points हैं जो हम लोग education regulation के अंदर cover करेंगे। उसके बाद जो next function है that is the approval of institutions। अब जब हम अप्रूवल ऑफ इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि फार्मेसी क्यूरिकुलम के अंदर कितने तरह की डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स हैं। आप ये जानते होंगे कि फार्मेसी की डिप्लोमा होती हैं, फार्मेसी की डिग्री होती हैं, फार्मेसी में मास्टर्स डिग्री होती हैं, डिप्लोमा, बैचलर्स डिग्री एंड मास्टर्स डिग्री, जिसे हम लोग डी फार्म, बी फार्म और एम फार्म के नाम से जानते हैं। इसके अलावा और भी कुछ कोर्सेस हैं जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूव्ड है। उन कोर्स को भी कंप्लीट करके कोई भी पर्सन रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन सकता है। यहाँ आप स्लाइड पे जैसे देख सकते हैं कि कोर्स का नाम है डिप्लोमा इन फार्मेसी, बी फार्मेसी, एम फार्मेसी। एक और कोर्स है उसको मैं कहते हैं फार्म डी, फुल फॉर्म है डॉक्टरेट ऑफ फार्मेसी। और दूसरा इसी फार्म डी से रिलेटेड एक और कोर्स है, उससे हम लोग कहते हैं फार्म डी पीबी। और इसके अलावा बी फार्मेसी प्रैक्टिस। ये सारे कोर्सेस हैं जो कोर्सेस फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा फ्रेम की गई हैं और डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स इन कोर्स को कंडक्ट करते हैं। मैं एक बार फिर से नाम रिपीट कर दे रहा हूँ कि फार्मेसी से रिलेटेड कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज की गई हैं। दैट इज़ डी फार्मेसी, बी फार्म, एम फार्म, फार्म डी पीबी एंड बी फार्म प्रैक्टिस। अब जिस भी इंस्टीट्यूट्स को इनमें से किसी भी कोर्स को कंडक्ट करवाना है तो उसके लिए उन्हें फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेनी होती है। और जब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से उन्हें अप्रूवल मिल जाएंगी उसके बाद वो उस फार्मेसी प्रोग्राम को अपने इंस्टीट्यूट में कंडक्ट करवा सकते हैं। तो अब हम जानेंगे कि क्या प्रोसीजर है जिस प्रोसीजर के द्वारा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इन कोर्सेज के लिए अप्रूवल ग्रांट करती हैं। सबसे पहले कि जो भी इंस्टीट्यूट फार्मेसी प्रोग्राम को कंडक्ट करना चाहता है उसे एक एप्लीकेशन देनी होगी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को। जिस फॉर्म में एप्लीकेशन सबमिट की जाती है उस फॉर्म का नाम है स्टैंडर्ड इंस्पेक्शन फॉर्म, या हम उसे शॉर्ट में SIF भी कहते हैं। अब ये जो SIF है या स्टैंडर्ड इंस्पेक्शन फॉर्म है, ये इसका परफॉर्मा डिपेंड करेगा इंस्टीट्यूट किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाह रहा है। सपोज करें कोई इंस्टीट्यूट डिप्लोमा फार्मेसी के लिए अप्लाई करना चाहता है तो वो SIF A फिल करेंगे। यदि कोई इंस्टीट्यूट बी फार्म के लिए अप्लाई करना चाह रहा है और फर्स्ट टाइम वो अप्लाई कर रहा है तब उसे SIF B2 फॉर्म भरनी होगी। यदि कोई इंस्टीट्यूट बी फार्मेसी इंस्टीट्यूट है और वो इंस्टीट्यूट बी फार्मेसी कोर्स को कंडक्ट कर रहा है और अपने अप्रूवल का वो एक्सटेंशन करना चाह रहा है तब उस कंडीशन में जो SIF है उसका नाम होगा SIF B। अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कि बी फार्म के लिए 2 फॉर्म
रिकमेंड की गई। एक का नाम है SIFB और दूसरा का नाम है SIFB2। दोनों में क्या डिफरेंस है? SIFB2 का मतलब हुआ कि कोई इंस्टीट्यूट है और वो फर्स्ट टाइम अपने यहाँ फार्मेसी बैचलर फार्मेसी की प्रोग्राम को कंडक्ट करना चाह रहा है, स्टार्ट करना चाह रहा है, तो जो वो अप्लाई करेंगे वो होगा SIFB2 फॉर्म के द्वारा। दूसरा क्या है कि यदि कोई इंस्टीट्यूट है और उसे बी फार्मेसी प्रोग्राम को कंडक्ट करने के लिए अप्रूवल मिल चुका है, लेकिन जो ये अप्रूवल मिलता है वो एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए होगा और वो उस अप्रूवल को और आगे उससे एक्सटेंड करना चाह रहे हैं। मीन सपोज करें कि उनके पास अप्रूवल 2020 के लिए है, मतलब 2020 के लिए या 2021 तक उनके पास अप्रूवल है और उसके बाद वो अप्रूवल को एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, तब उस कंडीशन में जो फॉर्म भरेंगे वो होगा हमारा दैट इज़ द SIFB। सिंपल शब्दों में कि कोर्स जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को अप्लाई कर रहे हैं, तब हम भरेंगे फॉर्म SIFB2। और जब हमारे यहाँ कोर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है और हम अपने अप्रूवल को आगे एक्सटेंड करवाना चाह रहे हैं, फर्दर हम अपने इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करवाना चाह रहे हैं, तो जो फॉर्म भरी जाएगी वो होगी हमारा SIFB। यदि सपोज करें कि कोई बी फार्मेसी कोर्स है और उनके पास अप्रूवल है 60 स्टूडेंट्स के लिए और वो अपने यहाँ अपने स्टूडेंट्स के इनटेक को 60 से 100 इंक्रीज करना चाहते हैं, तब उस कंडीशन में जो उनकी एप्लीकेशन होगी वो एप्लीकेशन होगी इन SIFB1 फॉर एक्सटेंशन ऑफ द अप्रूवल फॉर द 100 स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे एक और फॉर्म है बी फॉर्म के लिए, उसका भी नाम है SIFB1 और ये फॉर्म भी हमारी उसी 100 स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद यदि सपोज करें कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे दोनों कोर्स कंडक्ट हो रही हैं, बैचलर डिग्री भी और बैचलर फार्मेसी एंड डिप्लोमा फार्मेसी, उस कंडीशन में वो जो फॉर्म भरेंगे दैट इज़ द SIFC। यदि कोई इंस्टीट्यूट है वो फार्म डी कोर्स को कंडक्ट करना चाह रहा है, तब उसके लिए फॉर्म है SIFD। और यदि कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जो इंस्टीट्यूट बी फार्म प्रैक्टिस के लिए अप्लाई कर रहा है, तब वहाँ पे जो फॉर्म भरी जाएगी वो होगा हमारा SIFBP और लास्ट में एम फार्म के लिए फॉर्म है हमारा SIFE। अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, कितने सारे फॉर्म्स हो गए और कितने सारे SIFABCD हो गए, तो मैं थोड़ा इसी को दोबारा से रिवाइज करता रहा हूँ। सपोज सबसे पहला एग्जांपल कि डिप्लोमा कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फॉर्म होगा हमारा SIFA। बी फार्मेसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं फॉर्म होगा SIFB। डिप्लोमा और बी फार्मेसी दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं फॉर्म होगा SIFC। फॉर्म डी के लिए अप्लाई कर रहे हैं फॉर्म होगा SIFD। और सबसे लास्ट में यदि वो बी फार्म प्रैक्टिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फॉर्म का नाम होगा SIFBP। और लास्ट में हो गया कि यदि वो एम फार्म कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसका नाम होगा SIFE। अब ये जितने भी फार्मेसी प्रोग्राम्स हैं, इन सभी फार्मेसी प्रोग्राम्स में जो सबसे ज़्यादा कॉमन प्रोग्राम है, जो जिसका सबसे ज़्यादा डिमांड है, वो हमारा है बी फार्मेसी प्रोग्राम। जो बी फार्म प्रोग्राम है उसके लिए फिर बहुत सारे फॉर्म्स हैं, SIFB, SIFB1 एंड SIFB2। SIFB1 किसके लिए है? जो सबसे फर्स्ट इनिशियल स्टेज पे वो अप्लाई कर रहा है, तब उसे हम कहेंगे देंगे SIFB2। यदि वहाँ कोर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट है और एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना है तब सिंपल फॉर्म होगा SIFB। यदि हमारा कोर्स है वहाँ पे कंडक्ट हो रहा है और हम उस कोर्स को
एक्सटेंड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो फॉर्म होगा दैट इज़ द SIFB1। मीन्स अपने इनटेक को 60 से 100 इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे जो फॉर्म होगा दैट इज़ द SIFB1। तो इस तरह से हम लोगों ने ये जाना कि किस फॉर्म के अंदर इंस्टीट्यूट अप्लाई करेंगे फॉर द कंडक्ट ऑफ फार्मेसी क्यूरिकुलम। अब प्रोसीजर क्या होगा कि इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन सबमिट करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट, एक SIF सबमिट करेंगे विथ प्रिस्क्राइब्ड फीस। इसके लिए गवर्नमेंट ने PCI ने कुछ फीस फिक्स कर रखी हैं। ये फीस वैरी करती रहती हैं टाइम टू टाइम। जब PCI को SIF अवेलेबल होगा, SIF सबमिट कर दी जाएंगी और इसके सबमिशन का भी डेट फिक्स है फ्रॉम द 1 अगस्त टू 31 अगस्त की 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के बीच में इंस्टीट्यूट अपने एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को। अब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के पास एप्लीकेशन पहुंच गई विथ प्रिस्क्राइब्ड फीस। अब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कुछ इंस्पेक्टर्स को डिप्यूट करेंगे और वो इंस्पेक्टर्स उन इंस्टीट्यूट्स को विजिट करेंगे। इंस्पेक्टर्स इन बात को एश्योर करेंगे कि इंस्टीट्यूट के पास सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, सफिशिएंट क्लासरूम्स है, लेबोरेटरीज है, म्यूज़ियम है, मशीन रूम्स हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, और सफिशिएंट इक्विपमेंट्स एंड अदर फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। और उनके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो फैसिलिटीज़ है, वो 60 स्टूडेंट्स के लिए सफिशिएंट है। इन सभी का इंस्पेक्शन करेंगे वो इंस्पेक्टर्स, और इंस्पेक्शन करने के बाद अपना एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और वो रिपोर्ट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को सबमिट कर दी जाएगी। यदि वो रिपोर्ट सेटिस्फैक्ट्री है तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, वो एग्जीक्यूटिव बॉडी इंस्टीट्यूट को अप्रूवल ग्रांट कर देंगे कि अब आप फार्मेसी कोर्स को कंडक्ट कर सकते हैं। यदि जो इंस्पेक्टर्स की रिपोर्ट है वो एडवर्स रिमार्क्स हैं, मीन्स वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इंस्टीट्यूट के पास सफिशिएंट फैसिलिटी नहीं है, इंस्पेक्टर्स ने कुछ ऑब्जेक्शंस रेज कर दी हैं, उस कंडीशन में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट को इन्फॉर्म करेंगे कि आपके पास ये प्रॉब्लम्स है और इंस्पेक्टर्स ने ये ऑब्जेक्शंस को रेज किया है। इंस्टीट्यूट उन ऑब्जेक्शंस को रिमूव करेंगे और रिमूव करने के बाद अगेन फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को इन्फॉर्म करेंगे कि ये जो ऑब्जेक्शंस रेज की गई थी उन ऑब्जेक्शंस को हमने ठीक कर लिया। यदि वो सेटिस्फैक्ट्री होगी, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की एग्जीक्यूटिव बॉडी इंस्टीट्यूट के एक्सप्लेनेशन से या इंस्टीट्यूट के रिप्लाई से एग्री होंगे, उस कंडीशन में उन्हें एग्जीक्यूटिव कमेटी अप्रूवल ग्रांट कर देंगे। जो अप्रूवल ग्रांट की जाती हैं वो फिक्स पीरियड के लिए की जाती हैं। उतने समय के बाद इंस्टीट्यूट को फिर से दोबारा अप्रूवल के लिए अप्लाई करना होगा और यदि उसे अप्रूवल मिली उसे कहेंगे एक्सटेंशन ऑफ अप्रूवल। यदि फिर उसका भी वही प्रोसीजर होगा, इंस्पेक्टर्स आएंगे, विजिट करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, अपना रिमार्क्स देंगे, रिमार्क सेटिस्फैक्ट्री होगा, एग्जीक्यूटिव कमेटी उनको एक्सटेंशन प्रदान कर देंगी। यदि रिपोर्ट सेटिस्फैक्ट्री नहीं हुआ तो इंस्टीट्यूट को इन्फॉर्म की जाएगी और इस तरह से अप्रूवल ग्रांट हो जाएंगे और फिर इंस्टीट्यूट अपने उस फार्मेसी करिकुलम को इम्प्लीमेंट कर सकता है, उस फार्मेसी करिकुलम को कंडक्ट कर सकता है। जो एग्जीक्यूटिव कमेटी अप्रूवल ग्रांट करेंगी उसके बाद उस अप्रूवल का कंफर्मेशन फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के जनरल मीटिंग्स में के द्वारा की जानी चाहिए। मीन्स एग्जीक्यूटिव कमेटी की जो अप्रूवल है वो कंडीशनल है
और जब जनरल बॉडी मीटिंग की फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की जो जनरल बॉडी मीटिंग होंगी और वहाँ पर वो पास हो गई तो इंस्टीट्यूट के पास अप्रूवल ग्रांट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने ये जाना कि अप्रूवल ऑफ द कोर्स या अप्रूवल ऑफ द इंस्टीट्यूट कि इंस्टीट्यूट किस तरह से अपने अप्रूवल को प्राप्त कर सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट फंक्शन को स्टडी करेंगे और वो फंक्शन हमारा है दैट इज़ द विड्रॉवल ऑफ अप्रूवल। विड्रॉवल ऑफ अप्रूवल का मतलब क्या हुआ कि सपोज करें कोई इंस्टीट्यूट है और वो इंस्टीट्यूट ऑलरेडी कोर्स को कंडक्ट कर रहा है, फार्मेसी कोर्स वहाँ पे कंडक्ट हो रही हैं और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को कहीं से इंफॉर्मेशन मिली या किसी ने कंप्लेन की कि इंस्टीट्यूट एजुकेशन रेगुलेशंस के स्टैंडर्ड को ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, एजुकेशन रेगुलेशन के स्टैंडर्ड को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है, उनके कंडीशंस को फॉलो नहीं कर रहा है। उस कंडीशन में यदि कोई कंप्लेन आ रही है तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एक लेटर भेजेंगी इंस्टीट्यूट को। उसमें यह कहा जाएगा वहाँ इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल को या डायरेक्टर को या जो भी ऑथोराइज पर्सन है उनसे पूछा जाएगा कि आपके अगेंस्ट ये ऑब्जेक्शंस है, ये आपके अगेंस्ट कंप्लेन है, अपने पोजीशंस को क्लैरिफाई करें। इंस्टीट्यूट अपना रिप्लाई तैयार करेंगे और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू इंफॉर्मेशन फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को भेजेंगे। मीन्स कि यदि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के पास किसी भी तरह का कोई कंप्लेन आ गया और उस कंडीशन में इंस्टीट्यूट को उसका रिप्लाई देना होगा और वो रिप्लाई डायरेक्ट सबमिट नहीं करेंगे, थ्रू स्टेट गवर्नमेंट रिप्लाई सबमिट होगी। मीन्स स्टेट गवर्नमेंट भी उस इंक्वायरी को, उस कंप्लेन को इंक्वायर करेंगी और जब स्टेट गवर्नमेंट सेटिस्फाई होंगी या जो भी उनका रिपोर्ट होगा वो रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट पीसीआई को फॉरवर्ड कर देंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि पीसीआई को कंप्लेन मिला, पीसीआई ने एक्सप्लेनेशन पूछा इंस्टीट्यूट से, इंस्टीट्यूट ने अपना रिप्लाई दिया और रिप्लाई देंगे किसके थ्रू, तो थ्रू स्टेट गवर्नमेंट, और वो रिप्लाई स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया तक पहुँचेगी। इंस्टीट्यूट को ये रिप्लाई विदिन 3 मंथ्स देनी होगी कि जिस डेट को उन्होंने पीसीआई से लेटर एक्सेप्ट किया या रिसीव किया उस डेट के विदिन 3 मंथ इंस्टीट्यूट अपना रिप्लाई सबमिट करेगी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया उस रिपोर्ट के अनुसार डिसाइड करेगी कि जो फार्मेसी काउंसिल प्रिंसिपल ने रिप्लाई भेजा है वो सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं है। यदि वो रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री होगी तो उनका अप्रूवल कंटिन्यू रहेगा, यदि वो रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री नहीं होगी तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया उनके अप्रूवल को विड्रॉ कर लेगी, उनके अप्रूवल को वापस से कर लेंगे और वो फर्दर एजुकेशन को कंडक्ट नहीं करवा पाएंगे। ये हम लोगों ने जाना कि विड्रॉवल ऑफ द अप्रूवल। अब थर्ड फंक्शन हमारा है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का, दैट इज़ द रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशंस, या हम कह सकते हैं कि रिकॉग्निशन ऑफ अदर क्वालिफिकेशंस। जब हम बात करते हैं रिकॉग्निशन ऑफ अदर क्वालिफिकेशन, इसका क्या मतलब हुआ कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का जो कंट्रोल है वो उन इंस्टीट्यूट्स और एग्जामिनिंग बॉडी के ऊपर है जो इंडिया के जुरिस्डिक्शन के अंदर है। यदि सपोज करें कि कोई पर्सन फार्मेसी की कोई भी डिग्री या कोई भी क्वालिफिकेशन किसी फॉरेन कंट्री से लेकर आ रहा है और वो क्लेम कर रहा है कि हमारे पास फार्मेसी का डिग्री या फार्मेसी की क्वालिफिकेशन है और हम फार्मेसी प्रोफेशन में एंटर करना चाहते हैं, उस कंडीशन में पीसीआई के जुरिस्डिक्शन से बाहर का इंस्टीट्यूट है। अब पीसीआई ये डिसाइड करेगी कि उस पर्सन को इंडिया में फार्मेसी प्रोफेशन में एंटर करने दिया जाए या एंटर नहीं करने दिया जाए। इसके लिए
फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ये चेक करेगी कि जो पर्सन्स हैं, जो इंडिविजुअल हैं, जिनके पास ये क्वालिफिकेशन है, जो किसी फॉरेन इंस्टीट्यूट्स या फॉरेन एग्जामिनिंग बॉडी के द्वारा इशू की गई हैं, क्या उस पर्सन के पास सफिशिएंट नॉलेज और सफिशिएंट स्किल है, क्या उस पर्सन ने उन सभी पैरामीटर्स को फॉलो किया है या उन सभी सब्जेक्ट्स का स्टडी किया है जो इंडिया के अंदर फार्मासिस्ट स्टडी करते हैं या स्टूडेंट फार्मासिस्ट स्टडी करते हैं। यदि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इस बात से सेटिस्फाई हो जाती हैं कि उनके पास सफिशिएंट नॉलेज है, सफिशिएंट स्किल है, उनके पास जो एकेडमिक क्वालिफिकेशंस है वो प्रॉपर है और इंडियन स्टैंडर्ड के लेवल के हैं, उस कंडीशन में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया उन्हें परमिशन दे देंगी। मीन्स उस कोर्स को, उस क्वालिफिकेशन को लेकर यदि कोई भी पर्सन आएगा तो उसे फार्मेसी प्रोफेशन में एंटर करने दिया जाएगा। लेकिन ये जो परमिशन दी जाती हैं एक फिक्स पीरियड के लिए दी जाएंगे कि 1 ईयर या 2 ईयर। एक फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एक पीरियड फिक्स कर लेगी कि उस दरमियान उनके बीच का यदि कोई डिग्री या फार्मेसी की क्वालिफिकेशन इशू की गई हैं तब उसे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया अलाउ करेगी कि आप इंडिया के अंदर फार्मेसी प्रोफेशन में एंटर कर सकें। यूजुअली इन प्रैक्टिस क्या होगा कि कोई इंडियन सिटीजन उस क्वालिफिकेशन को लेकर इंडिया में आ रहा है तो उसे पीसीआई अप्रूवल दे देती है, उस क्वालिफिकेशन को रिकॉग्नाइज कर लेती हैं। यदि कोई फॉरेन सिटीजन मीन्स किसी दूसरे कंट्री का सिटीजन उस क्वालिफिकेशन को लेकर इंडिया के अंदर एंटर कर रहा है, उस समय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ये चेक करेगी, ये इन्वेस्टिगेट करेगी कि उनके कंट्री में किसी इंडियन सिटीजन को इसी क्वालिफिकेशन के आधार पर फार्मेसी प्रोफेशन में एंट्री दी गई है या नहीं। यदि उनके कंट्री में इस क्वालिफिकेशन के आधार पे किसी इंडियन सिटीजन को एंट्री दी गई है फार्मेसी प्रोफेशन के अंदर, उस कंडीशन में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया उस फॉरेन सिटीजन को या उस पर्सन को इंडिया में अलाउ करेंगी कि आप फार्मेसी प्रोफेशन के अंदर एंटर कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने 3 फंक्शंस के बारे में स्टडी किया। पहला हो गया हमारा दैट इज़ द एजुकेशन रेगुलेशन कि पीसीआई एजुकेशन रेगुलेशन को फ्रेम करती है। दूसरा हो गया हमारा अप्रूवल ऑफ इंस्टीट्यूशंस कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट्स को अप्रूवल ग्रांट करती हैं। तीसरा हो गया हमारा विड्रॉवल ऑफ अप्रूवल कि यदि कोई इंस्टीट्यूट एजुकेशन रेगुलेशन के स्टैंडर्ड को लेवल को फॉलो नहीं कर रहा है तो उनकी अप्रूवल विड्रॉ कर ली जाएगी। और चौथा हो गया रिकॉग्निशन ऑफ अदर क्वालिफिकेशन। अब 5th और लास्ट फंक्शन ऑफ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया दैट इज द सेंट्रल रजिस्टर। सेंट्रल रजिस्टर क्या है? सेंट्रल रजिस्टर एक ऐसा रजिस्टर है जिसके अंदर इंडिया के अंदर जितने भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं उन सभी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का नाम और एड्रेस रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर की हुई होती हैं। हम लोग जान चुके हैं कि जो सबसे पहला फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया बना था वो बना था हमारा इन 1949 में। इन 1976 फार्मेसी एक्ट के अंदर कुछ अमेंडमेंट की गई और उस अमेंडमेंट में एक एडिशनल ड्यूटीज़ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को असाइन किया गया कि पीसीआई एक रजिस्टर को मेंटेन करेंगी जिस रजिस्टर के अंदर इंडिया के जितने भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं मीन्स हर एक स्टेट फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रेशन नंबर इशू करती हैं। तो पूरे इंडिया के अंदर जितने भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं
मीन्स जितने भी फार्मासिस्ट हैं जिन्हें रजिस्ट्रेशन नंबर स्टेट फार्मेसी काउंसिल से इशू कर दी गई हैं, उन सभी का नाम एक रजिस्टर के अंदर एंटर करेंगे और उस रजिस्टर का नाम होगा सेंट्रल रजिस्टर। और ये जो सेंट्रल रजिस्टर है यह एक पब्लिक प्रॉपर्टी मानी जाएगी, पब्लिक डॉक्यूमेंट मानी जाएगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक रूल है, एक रूलिंग है, एक एक्ट है, उसका नाम है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। और इस एक्ट के अनुसार ये जो हमारा सेंट्रल रजिस्टर है इट इज़ ए पब्लिक डॉक्यूमेंट। अब प्रश्न ये है कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इस सेंट्रल रजिस्टर को प्रिपेयर कैसे करेंगे। प्रिपेयर करने के लिए हर एक स्टेट फार्मेसी काउंसिल अपने यहाँ का जो रजिस्टर है जिनके अंदर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का नाम एंटर किया हुआ है उसकी 5 कॉपीज फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को प्रोवाइड करेंगे और विद द हेल्प ऑफ दीज कॉपीज फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया सेंट्रल रजिस्टर को प्रिपेयर करेंगे। स्टेट फार्मेसी काउंसिल को ये इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि हर साल जस्ट आफ्टर 1 अप्रैल की 1 अप्रैल के बाद जितना जल्द से जल्द हो सके स्टेट फार्मेसी काउंसिल अपने यहाँ के रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट का 5 कॉपीज़ प्रिपेयर करेंगी और उस 5 कॉपीज़ को वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को भेज देंगी ताकि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया उस रजिस्टर को मेंटेन, उस रजिस्टर से सेंट्रल रजिस्टर को मेंटेन कर सके। तो इस तरह से हम लोगों ने आज ये टॉपिक कंप्लीट किया, दैट इज़ द फंक्शन ऑफ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। मैं इन फंक्शंस को एक बार फिर से रिवाइज करते रहा हूँ, फिर से इसको हम लोग दोबारा से स्टडी कर रहे हैं। और ये फंक्शन हमारा है, सबसे पहला फंक्शन क्या हमारा कि टू ले डाउन एजुकेशन रेगुलेशन, नंबर 2 टू ग्रांट अप्रूवल to institutions conducting pharmacy courses, number 3 withdrawal of approval of institutes conducting pharmacy courses, number 4 to recognize qualifications granted by authority outside India, and number 5 is the maintenance, preparation and maintenance of the central register। और इस तरह से हमारा ये चैप्टर, ये टॉपिक, चैप्टर नहीं ये टॉपिक कंप्लीट हुई, दैट इज़ द फंक्शन ऑफ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। अगली क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ द स्टेट फार्मेसी काउंसिल। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं ये टॉपिक समझाने में कामयाब होऊंगा, आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर हो गई होंगी। फिर भी यदि कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप उस डाउट को या उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आपके द्वारा दिया गया कमेंट हमारे लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि हम अपने आप को और किस तरह से इम्प्रूव कर सकें। यदि आप और कुछ इसके अंदर एडिशन करवाना चाहते हैं, कुछ और इम्प्रूवमेंट करवाना चाह रहे हैं, तो हमें आप ज़रूर बताइए। आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग दिस वीडियो। और लास्ट में यदि आपको ये पूरी की पूरी क्लास इम्प्रेसिव लगी हो, समझ में आ गई हो, तो लाइक बटन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि इन फ्यूचर कभी भी आप इसे रिवाइज करना चाहते हो तो आप आसानी से इसे रिवाइज कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग दिस वीडियो एंड स्टेइंग विद मी फॉर सच लॉन्ग ड्यूरेशन। थैंक्स अ लॉट।